हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है बुक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पर। इस वीडियो में हम यूनिट 3 जस्टिस का लेसन 5 जस्टिस, प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव जस्टिस, रोल्स एंड हिज क्रिटिक्स एंड डिबेट स्कोप ऑफ जस्टिस नेशनल वर्सेस ग्लोबल को डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में PDF जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 3 का नाम है जस्टिस और इस वीडियो में हम इसका लेसन 5 जस्टिस, प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव, रोल्स एंड हिज क्रिटिक्स एंड डिबेट स्कोप ऑफ जस्टिस नेशन एंड ग्लोबल को डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ जस्टिस। जस्टिस होता क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफर हैज़ वैल्यूड जस्टिस एट इज ए कोर फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। हमारी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में देखा जाए तो जस्टिस जो है बहुत ही पुराना टॉपिक है। ये बहुत ही सालों से हम पढ़ते भी आ रहे हैं और हमारे देश में इसके बारे में बहुत सी आर्ग्यूड भी हुई हैं। उन सभी को एक समराइज़ करके जस्टिस का मतलब बताया है कि क्या होता है गुड सोसाइटी या एक जस्ट सोसाइटी, मतलब कि जस्ट वे में हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी का मतलब क्या होता है, जस्टिस होता है। जैसे कि बहुत फिलोसफर ने जस्टिस के बारे में बताया, वैसे ही सबसे पहले आए प्लेटो ने अपनी बुक इन द रिपब्लिक में बताया कि जस्टिस क्या है। जो 4 मेन वर्च्यूज़ होते हैं उनका सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, जस्टिस है। मतलब कि हमारे जो 4 मेन वर्च्यूज़ होते हैं क्या होते हैं, विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। उसमें जो हमारा मेन वर्च्यू है वो क्या है, जस्टिस है। जस्ट सोसाइटी, अब हमने देखा कि एक जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है जस्टिस, बट वो जस्ट सोसाइटी होती क्या है, मतलब कि एवरीवन परफॉर्मिंग देयर नेचुरल लॉ। सभी इंडिविजुअल के पास इतना फ्रीडम है कि वो परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने नेचुरल लॉज को। उन्हीं का मतलब क्या होता है, एक जस्ट सोसाइटी। जो जस्टिस है वो एक हायरार्कियल है टॉपिक है और वो बेस्ड है पीपल के इनहेरिटेंट एबिलिटीज़ पे। ये कौन बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। फिर आते हैं एरिस्टोटल जो है जस्टिस को इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड करते हैं। किसके ऊपर, इक्वालिटी, फेयरनेस और प्रपोर्शन के ऊपर रिलेट करते हैं और बोलते हैं कि जस्टिस क्या है, जस्टिस का मतलब इक्वालिटी है। मतलब कि एक इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाए, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाए, इसी का मतलब होता है जस्टिस। और इस वे में अगर हम जस्टिस को फॉलो करते हैं तो हमारे देश में सोशल हार्मनी होगी और एक इक्विलिब्रियम हमारे देश में बना रहेगा। ये कौन बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। फिर आते हैं ग्रीक फिलोसफर। ये बोलते हैं कि जस्टिस एक नेचुरल लॉ है और डिवाइन ऑर्डर है। कौन बोलते हैं, ग्रीक फिलोसफर। ये बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, जैसे कि, और वो रिलेट सिर्फ रिलीजन और मोरल आइडियाज से नहीं करता, मतलब कि ये हमारी जो मॉडर्न स्टेट है उसको भी फंक्शन करता है। ये हमारे ग्रीक फिलोसफर बोलते हैं। जस्टिस को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज्ड है। क्योंकि ये कहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि टॉपिक फेयरनेस को ले लो, राइटनेस, एथिक्स और मोरालिटी, इन 4 टॉपिक्स को लेके हमारा जो जस्टिस है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये कभी बोलता है कि जो जस्टिस है वो एक मोरल आइडिया ही नहीं है, ये फेयरनेस से भी रिलेट करता है, राइटनेस से भी रिलेट करता है और मोरालिटी से भी रिलेट करता है। इसी को कंक्लूड करके हमने जस्टिस का मतलब निकाला एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉजिक, मतलब कि एक सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो लॉजिक है वो इक्वल रहे, उसी को हम जस्टिस कहते हैं।
जस्टिस का मतलब देखा हमने कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एक इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी का मतलब क्या होता है, जस्टिस होता है। बट रिसोर्सेज के साथ साथ हम रिवॉर्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना और पनिशमेंट देना भी जस्टिस कहलाता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स भी दो, और कोई बुरा काम कर रहा है या हमारे लॉज को तोड़ रहा है तो उनको पनिशमेंट भी दो। इसी को हम जस्टिस कहते हैं, और इसी से हमारी जो है गुड सोसाइटी बनती है, एक सोशल भी जो है गुड होता है। ये कौन बोलता है, जस्टिस बोलता है। अगर हम देखा जाए हमारी 20th सेंचुरी में जो सोशल जस्टिस है वो एक डोमिनेंट आइडिया था। क्यों? क्योंकि ये फोकस करता था इक्वालिटी इन वेल्थ पे, अपॉर्चुनिटी पे और स्टेटस पे। लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था स्टेटस अपॉर्चुनिटी को लेके, इसीलिए बोला गया जो एक जस्टिस टॉपिक है वो हमारी 20th सेंचुरी में एक डोमिनेंट आइडिया है। अगर हम अदर हैंड देखें तो लीगल जस्टिस भी है। लीगल जस्टिस किसको फॉलो करता है? ये बोलता है कि एक सोसाइटी में प्रॉपर यूज़ ऑफ लॉ हो, फेयर पनिशमेंट हो और प्रिवेंशन ऑफ हार्म हो। प्रिवेंशन ऑफ हार्म मतलब एक इंडिविजुअल को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुँचे, उसके लिए प्रिवेंशन, बचाव भी होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी में जस्टिस परफॉर्म होगा। सो जैसे कि आपने जस्टिस का समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूँगी। अब हमारे जस्टिस जो है 2 टाइप से हैं, प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में। प्रोसीजरल जस्टिस बोलता है कि हमारी सोसाइटी क्या है, एक प्रोसीजर में फ़ॉलो हो, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो होनी चाहिए, तब उसी का मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल जस्टिस होता है। ये कहता है प्रोसीजरल जस्टिस और फॉर्मल जस्टिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डिसीजन और रिजल्ट रीच देन नेचर एंड सब्सटेंसिव ऑफ द डिसीजन दैम सेल्फ। सेम वही बोल रहा है कि प्रोसीजरल जस्टिस के जो डिसीजन हैं, जो रिजल्ट है, वो एक प्रोसीजरल तरीके से होने चाहिए, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप्स होने चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी में हो और ये रिजल्ट आए। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है, फॉर्मल इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब कि हमारे देश में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन या सोशल बैकग्राउंड के डिस्क्रिमिनेशन को, उन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पे नहीं होना चाहिए। उसी का मतलब होता है फॉर्मल इक्वालिटी, और सभी के लिए लॉज क्या है, इक्वली होने चाहिए, और ये ही प्रोसीजरल जस्टिस हमारा फॉलो करता है। गाइज अगर आपको शोर आ रहा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे हम देखते हैं प्रोसीजरल जस्टिस क्या कहता है। द थ्योरी ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस हैव बीन इंडिविजुअलिस्टिक अपील। ये बोल रहा है जो हमारी प्रोसीजरल जस्टिस है वो एक इंडिविजुअल की अपील को फॉलो करती है। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन होगा, ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल अपने ऊपर वो डिपेंड होता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए हम प्रोसीजरल जस्टिस को एक इंडिविजुअलिस्टिक अपील भी कहते हैं। हाईली अपीलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन ग्रेट डील ऑफ पावर, मतलब कि जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो एक पीपल की, एक पर्सन या इंडिविजुअल की पावर के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर, उनके जो लाइफ है उनके ऊपर अपना कंट्रोल हो, इसको भी बताता है। कौन? प्रोसीजरल जस्टिस। तो अगर हम रिलेट करें प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसीजर में हमारा सभी काम हो, क्या रिज़ल्ट आएंगे, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, वो एक क्या हो, प्रोसीजरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हो, उसी को हम ये प्रोसीजरल जस्टिस बोलते हैं। इसी की प्रोसीजरल थ्योरी में रॉबर्ट नोजिक इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक एनार्की स्टेट और यूटोपिया में। वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो उसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? रॉबर्ट नोजिक। वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है हमारी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में, वो उसको अपोज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये एक लिमिटेशंस बना देता है हमारी इंडिविजुअल के ऊपर, जो कि हमारी इक्वालिटी को, हमारी फ्रीडम को क्या है, हार्म करता है। और जो रॉबर्ट नोजिक है ये इसको अपोज करते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, अनफेयर है, अनजस्ट है, ये हमारी जस्टिस के खिलाफ भी है। सो आई होप आपको ये जो
प्रोसीजरल जस्टिस है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा गाइस। इसका मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस अपने टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट है वो भी दे रखा है, आप वहाँ से भी इजीली देख सकते हैं। अब आता है सब्सटेंटिव जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है ये देखते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल वे में बताती हूँ कि सब्सटेंटिव जस्टिस होता क्या है। ये बोलता है, जैसे प्रोसीजरल जस्टिस बोलता है कि सभी काम कैसे होने चाहिए, एक स्टेप में होने चाहिए, प्रोसीजर में होना चाहिए। बट सब्सटेंटिव जस्टिस बोलता है कि इस प्रोसीजर के बियॉन्ड भी हमें जाना चाहिए एक गुड सोसाइटी को परफॉर्म करने के लिए। इसी का मतलब होता है सब्सटेंटिव जस्टिस। जो सब्सटेंटिव जस्टिस है ये जस्टिस फॉलो करता है, बट किस पे? पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, सोसाइटी टू सोसाइटी एंड इरा टू इरा। ये एज ए होल हमारी सोसाइटी को जस्टिस में नहीं लाता है। ये एक पर्सन को एक सोसाइटी में कैसे जस्टिस परफॉर्म होना चाहिए, एक पर्सन पे कैसे जस्टिस परफॉर्म होना चाहिए, इस बेसिस पे हमारी सोसाइटी में जस्टिस को परफॉर्म करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव जस्टिस बोलते हैं। जो सब्सटेंटिव जस्टिस है ये देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि एज ए होल हम नहीं देखते। इसका मतलब होता है पीपल और ग्रुप में हम जस्टिस को कैसे ला रहे हैं, इसका मतलब होता है सब्सटेंटिव जस्टिस। जो हमारा जस्टिस है वो मोरल और कल्चरल वैल्यू पे भी डिपेंड होता है। एक सोसाइटी में कैसे मोरल और कल्चरल वैल्यू है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ये हमारा कल्चर सब्सटेंटिव जस्टिस बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बताया है, ब्रिटिश टैक्स लगा था अमेरिकन वॉर के टाइम पे, और जैसे पोल टैक्स के बारे में बताया है 1919 यूके में हुआ था। ये एग्जाम्पल है सब्सटेंटिव जस्टिस के। अब हमारा टॉपिक आता है कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ जस्टिस, रोल्स जस्टिस एज ए फेयरनेस। इसमें हम रोल्स जस्टिस के बारे में कैसे बताते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो डिपेंड होता है कॉन्सेप्ट किसके ऊपर? प्रोसीजरल थ्योरी के फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ये बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो इक्वालिटी को भी डिफाइन करता है। रोल्स का मानना है कि जस्टिस को हम इक्वालिटी के साथ लेकर चलें। इसी को बताते हुए जैसे कि नॉजिक ने जस्टिस के बारे में बताया, उन्होंने अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी में इक्वालिटी को ज़्यादा जो है एब्सेंट रखा, ज़्यादा उसके बारे में जस्टिस और इक्वालिटी को रिलेट नहीं किया। तो वैसे ही रोल्स बोलते हैं कि जो नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्रिटिक करते हैं रोल्स इनकी थ्योरी को, और बोलते हैं कि जस्टिस के साथ साथ हमें इक्वालिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन बोलते हैं? रोल्स बोलते हैं। और इक्वालिटी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने बोला कि जो जस्टिस है वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करती है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जैसे कि एक सोसाइटी है उसमें हम उस सब की आँखों पे पट्टी लगा दें और तब हम एक इंडिविजुअल को चूज़ करें, इसी का मतलब होता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो रोल्स बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जस्टिस जो है वो इक्वालिटी के साथ होना चाहिए, तभी एक गुड सोसाइटी परफॉर्म हो पाएगी। ये हमारे रोल्स बोलते हैं। रोल्स बिलीव करते हैं दो प्रिंसिपल्स के ऊपर। वो बोलते हैं कि एक सोसाइटी में लिबर्टी होनी चाहिए, सभी इंडिविजुअल के पास इक्वली लिबर्टी होनी चाहिए, और सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होनी चाहिए। बट वो किसके लिए? जो अंडर प्रिविलेजेस लोग हैं, मतलब कि जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, या जो बैकग्राउंड लोग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए उनको, और जो हमारे सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनके इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये हमारे कौन बोलते हैं? रोल्स बोलते हैं। पर हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इक्वालिटी को, जस्टिस को, डिग्निटी को, सभी को इक्वली लेके चला जाता है। ये हमारे रोल्स बोलते हैं और ऐसे ही हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में भी है। अब कुछ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस टू द रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रोल्स जस्टिस के बारे में कैसे क्या बोलते हैं, वैसे ही
लिमिटेशंस मतलब कि उनके क्रिटिक्स भी कुछ थे। वो जस्टिस की थ्योरी, जो रोल्स की थ्योरी है जस्टिस, उसको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो हम इन लिमिटेशंस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोल्स बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एजुकेशन इनइक्वालिटीज़ होनी चाहिए एक फैमिली बैकग्राउंड में। सॉरी, बोलते नहीं हैं, ये देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि कहीं कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है तो कहीं कहीं एजुकेशन इक्वालिटी भी है। मतलब कि जैसे बॉयज़ को स्कूल जाने दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं जाने दिया जाता है, तो इनइक्वालिटीज़ भी हमारी फैमिली बैकग्राउंड में देखी जाती है अभी तक। जैसे कि रिच पीपल्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है, पुअर्स को कम दी जाती है, तो ये इनइक्वालिटी अभी भी देखी जाती है। ये क्यों है? इसी का क्रिटिक करते हुए मैकपर्सन बोलते हैं कि जो रोल्स की थ्योरी है वो इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती है और अनफेयर सोसाइटी को क्रिएट करती है। वो बोलते हैं कि जो रोल्स की थ्योरी है वो इनइक्वालिटी को फॉलो करती है, जिस वजह से आज भी ये हमारी सोसाइटी में देखा जाता है और ये हमारी जो सोसाइटी है उसकी फ्रीडम को क्या है, हर्ट करती है और क्लास डिवीज़न को इंक्रीज़ करती है हमारी सोसाइटी में। ये मैकपर्सन रोल्स की थ्योरी को क्रिटिक करते हुए बताते हैं। रोल्स थ्योरी जो है वो वर्क करती है सिर्फ रिच और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पे। ये मैकपर्सन बोलते हैं कि जो रोल्स की थ्योरी है वो सभी सोसाइटी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं सोसाइटी के लिए है जो थोड़ी रिच है और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। और फिर मैकपर्सन बोलते हैं रोल्स जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को लॉजिक और सेल्फिश तरीके से देखते हैं, बट अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के लोग इमोशनल भी हैं, सोशल भी हैं और थोड़े थोड़े डिफरेंट भी हैं। इसीलिए मैकपर्सन बोलते हैं जो रोल्स की थ्योरी है जस्टिस वो इनकम्प्लीट है, उसमें बहुत सी क्या है, प्रॉब्लम्स भी हैं। और मेन प्रॉब्लम यही है कि जो रोल्स की थ्योरी है वो सभी पीपल्स के लिए, सभी कल्चर्स के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लिए है जो थोड़ी रिच हैं और जो थोड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। ये मैकपर्सन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेरियंस क्रिटिक्स टू रोल्स। अब कैसे जो कम्यूटेरियंस पीपल है वो रोल्स की थ्योरी को क्रिटिक करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेन क्रिटिक मतलब कि मेन क्रिटिक था क्या रोल्स की थ्योरी को लेके। रोल्स की थ्योरी को लेके कम्यूटेरियंस बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है वो ओरिजिनल पोजीशन को नहीं देखती है एक सोसाइटी की। वो क्या है, रोल्स की थ्योरी एक ओरिजिनल पोजीशन हमारी देश की सोसाइटी की नहीं देखती है, जो हमारी रियल लाइफ में पीपल है उनको इग्नोर कर देती है। उन पीपल के जो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उनको इग्नोर करती है रोल्स की थ्योरी। ये क्रिटिक करते हुए कम्यूटेरियंस बोलते हैं। फिर बोलते हैं कंटेक्स्ट मैटर में जो है कम्यूटेरियंस बोलते हैं कि जो रोल्स की थ्योरी है वो सिर्फ कल्चरल और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। इसीलिए कम्यूटेरियंस बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो पीपल की कमिटीज़ और ट्रेडिशनल पे बेस्ड होना चाहिए, वो एज ए यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं, कम्यूटेरियंस बोलते हैं। और आगे क्या बोलते हैं ये कम्यूटेरियंस बोलते हैं जो उसका रोल्स की जस्टिस थ्योरी में उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस को बताया है उसको क्रिटिक करते हुए कम्यूटेरियंस बोलते हैं कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, हमारी सोसाइटी के जो प्रिंसिपल हैं जो हम कैसे एक इंडिविजुअल को चूज़ करते हैं उसको क्रिटिसाइज़ करती है। कि एक हमारी सोसाइटी की रियल जो पोजीशन है उसको क्रिटिसाइज़ करती है और हमारे जो डिसीजन हैं उनको अनरियलिस्टिक बना देती है रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये हमारी कम्यूटेरियंस व्हील ऑफ इग्नोरेंस को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोलते हैं। फिर जो माइकल वैग्नर थे वो अपना व्यू देते हैं जस्टिस के लेके। जो माइकल है वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो सभी के लिए सेम नहीं होता है, सभी की जो जस्टिस है उनकी कम्युनिटी की वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। ये कौन बोलते हैं, माइकल बोलते हैं। जैसे कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है मीन्स एक इंडिविजुअल ने कहाँ पे उसका जन्म हुआ है वो उसके ऊपर बेस्ड होता है। अब कहाँ पे कोई इंडिविजुअल ने बर्थ लिया या जन्म लिया उसकी वैल्यूज़, उसकी कम्युनिटी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। इसीलिए माइकल बोलते हैं कि जस्टिस जो है सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। अब हम थोड़ा कंक्लूजन देखते हैं कि जैसे हमने सभी के क्रिटिक्स पढ़े तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन में बोला है कि जो जस्टिस है
कम्युनिटेरियंस बोलते हैं जो जस्टिस है वो एक कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड होता है, यूनिवर्सल टॉपिक नहीं है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी को क्या है, गुड बनाते हैं और मीनिंगफुल सोसाइटी या एक जस्ट सोसाइटी बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिस्ट क्रिटिक टू रोल्स, मतलब कि कैसे अब फेमिनिस्ट विमेन लोगों ने रोल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज्ड किया। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मेन क्रिटिक बाय सुशेन मोलर ओकीन। जो सुशेन थी उन्होंने रोल्स की थ्योरी को कैसे क्रिटिक किया। जो सुशेन थी वो बोलती हैं कि जो रोल्स की थ्योरी है वो क्या परफॉर्म करती है, वो डिस्कशन है जो फैमिली में डिस्कशन होते हैं उनके ऊपर, उनको जो है इग्नोर करती है। ये कौन बोलता है? सुशेन बोलती हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर आर्ग्यू दैट जस्टिस ऑल्सो अप्लाई फॉर प्राइवेट डोमेन। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो बोलती हैं कि जो जस्टिस है वो एक प्राइवेट डोमेन पर भी अप्लाई होना चाहिए। प्राइवेट डोमेन मतलब फैमिलीज़ पर भी अप्लाई होना चाहिए, जो कि रोल्स की थ्योरी उसको इग्नोर करती है, और नॉट जस्ट अ पब्लिक डोमेन। मतलब कि सिंपल वे में बोला जाए तो सुशेन ये बोलना चाहती हैं कि जो जस्टिस है वो सिर्फ लॉ, पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, जो कि रोल्स की थ्योरी फैमिली के डिस्कशन पे इग्नोर करती है, वो नहीं होना चाहिए। इसी को क्रिटिक करते हुए सुशेन जो है रोल्स की थ्योरी को क्रिटिक करती हैं। फिर सेकेंड है प्राइवेट एंड पब्लिक आर लिंक्ड। ये थोड़ा रिलेटेड पॉइंट ही है। इसमें भी यही बोला गया है कि जो जस्टिस है वो प्राइवेट मैटर्स मतलब कि फैमिली के मैटर्स को भी डील करे, ना कि सिर्फ पब्लिक के मैटर्स को डील करे। ये क्या है? सेकंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट आता है फैमिली इनइक्वालिटी अफेक्ट द जस्टिस। जो फैमिली की इनइक्वालिटीज़ है वो भी अफेक्ट करती हैं जस्टिस पे। जैसे कि सुशेन बोलती हैं कि रोल्स की जो थ्योरी है वो हमारी फैमिली के डिस्कशन को या फैमिली की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इग्नोर करती है। वैसे ही सुशेन ने ये टॉपिक दिया है कि अगर हमारी फैमिलीज़ में ही इनइक्वालिटी होगी तो हमारे देश में जस्टिस कहाँ से मिल जाएगा। इसी को क्रिटिक करते हुए इसी पॉइंट को बताते हुए सुशेन जो है रोल्स की थ्योरी को क्रिटिक करती हैं कि अगर हमारी फैमिलीज़ में ही इनइक्वालिटी होगी तो हमारे देश में जस्टिस कहाँ से होगा। फिर फोर्थ पॉइंट बोलते हैं कि जो चिल्ड्रंस एंड जस्टिस मतलब कि चिल्ड्रन को भी जस्टिस मिलना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये कौन बोलते हैं? फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं। जो अनफेयर हाउस होल्ड के साथ होता है, इनजस्टिस की विमेन सिर्फ घर का ही काम करेंगी, ये सब जो हमारे देश में चला आ रहा है इसको हटाओ। जो कि रोल्स की थ्योरी इसको नहीं हटाती है, इसी को क्रिटिक करते हुए हमारे जो फेमिनिस्ट हैं इसको क्रिटिक करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हेड ऑफ हाउस होल्ड अजम्पशन। जो कि ये माना जाता है कि हमारे देश में जो हेड होती है, हाउस होल्ड का जो काम होता है, खाना बनाने का काम, जो घर का काम होता है वो सिर्फ विमेन करेगी। इस अजम्पशंस को भी हमें हटाना होगा। तो ये मेल्स ही हमारे घर के हेड होते हैं। विमेन हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकती हैं। इसको हटाओ। इसका हटाने का भी काम क्या है? जस्टिस में आता है। इसी को क्रिटिक करती हैं हमारी फेमिनिस्ट, और इस जो रोल्स की थ्योरी है इसको क्रिटिक करते हुए ये पॉइंट बताती हैं कि हमारे जब फैमिली में ही हेड मैन को माना जा रहा है तो हमारी सोसाइटी में जस्टिस कहाँ से हमें मिल जाएगा। कौन बोलती हैं? फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं। अगर कंक्लूशन देखा जाए तो इसमें ये बोला गया है कि जो रोल्स की थ्योरी है वो फैमिलीज़ की इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं करती है। जो एक फैमिली में इनइक्वालिटी होती है उसको ही जब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एक सोसाइटी की इनइक्वालिटी उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हमारी जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो रोल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज्ड कर देते हैं। और फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं कि जो ये हमारे माइंड में मेल डोमिनेंट चल रहा है उसको भी हमें हटाना होगा अगर हमारे देश में हमें जस्टिस लाना है तो। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है डिबेट द स्कोप ऑफ जस्टिस नेशनल एंड वर्सेस ग्लोबल। अगर हम जस्टिस को नेशनली देखें और ग्लोबली देखें तो क्या डिबेट फॉर्म होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है फर्स्ट टॉपिक व्हाट द डिबेट अबाउट, मतलब कि डिबेट किस चीज़ के ऊपर है, हमारी थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर है। जो ग्लोबल लेवल पे अगर हम डिस्कस करें जस्टिस को तो क्या एक वर्ल्ड फेयर हो सकता है हमारे सभी लोगों के लिए, इस पे हम थोड़ी डिबेट करते हैं। अगर ये बोला गया है ग्लोबली इक्वालिटी अगर हमारे को हम सपोर्ट करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होगा, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है हमारे लिए जो कि फॉर्म करती है। जो किसके लिए स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, हमारी नेशनलिज्म के लिए। एक नेशनल अगर हम ग्लोबल इक्वालिटी अपने देश में लाना चाहते हैं तो वो एक हमारी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है हमारी नेशनलिज्म के टूवर्ड्स कि हमारी हमारी नेशनलिज्म है उसको कोई हार्म ना हो। इन दोनों को रिलेट करते हुए अभी हम डिबेट को पढ़ेंगे। रोल्स का व्यू देखते हैं कि वो क्या मानते हैं इस डिबेट में। रोल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं लिमिटेड ग्लोबल जस्टिस, मतलब कि जो ग्लोबल का रोल है वो थोड़ा कम होना चाहिए हमारी जस्टिस को लेके। बट वो बोलते हैं ही बिलीव जस्टिस शुड अप्लाई मेनली बिटवीन पीपल्स। रोल्स बोलते हैं जो जस्टिस है वो सिर्फ पीपल्स के बीच में क्या है अप्लाई होती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट को फॉलो करते हैं, वो इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस को फॉलो करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन को, एक ह्यूमन के राइट्स को, और नो इंटरवेंशन या नो वॉर्स, कोई भी वॉर स्टेट्स के बीच में ना हो, इसको फॉलो करते हैं। और एक जस्ट इंस्टीट्यूशन को, मतलब कि एक अगर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी तरीका तो फेयर तरीके से होना चाहिए, ये रूल्स फॉलो करते हैं। सो इस हिसाब से अगर हम डिबेट देखें तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है, रोल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी अगर एक पीपल जो है रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ को जी रहा है। तो इन सब पॉइंट को हम कंक्लूड करके देखें तो रोल्स की थ्योरी ये बोलती है कि अगर ग्लोबल इनइक्वालिटी है तो वो पीपल्स की लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। कब, अगर पीपल अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ एक गुड इंस्टीट्यूशन में जी रहे हैं, एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो इनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये कौन बोलता है, रोल्स का पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे कॉस्मोपॉलिटियन का। वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, ये सभी जो ह्यूमंस हैं उनको इक्वल मानते हैं, और डाइवर्स ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द कंट्री, और ये कहते हैं कि जो कंट्रीज़ को देखें तो सभी का ट्रीटमेंट क्या है अलग है, इक्वल ट्रीटमेंट है, बट सभी के तरीके क्या हैं अलग हैं। ये क्रिटिक्स करते हैं रोल्स की थ्योरी को, और क्रिटिक करते हुए बोलते हैं कि एक ग्लोबल सिस्टम क्रिएट और डिपेंड इनइक्वालिटी। अगर अपनी सोसाइटी में ग्लोबल सिस्टम लाते हैं तो इनइक्वालिटी को क्या करता है, फॉलो करता है, वो डिपेंड हो जाता है इनइक्वालिटी के। इनका की हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल बोरोइंग एंड रिसोर्सेज प्रिविलेजेस। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल बोरोइंग्स हो जाती हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिविलेज हो जाते हैं। रिच कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है अगर हम ग्लोबली जस्टिस को देखें तो जो कॉस्मोपॉलिटियंस हैं वो क्या बोलते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम इंटरनेशनल बोरोइंग्स भी कर सकते हैं, पर अगर हम ग्लोबली देखें तो जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। पुअर कंट्रीज़ जो हैं, पुअर नेशन जो है वो सफ़र करते हैं, उनकी पावर को उनकी जो रिच कंट्रीज़ है वो उन पे दबाव भी डाल सकती हैं पुअर कंट्रीज़ पे, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ पावर है अगर हम ग्लोबल सिस्टम को देखें तो। ये सब इसमें क्या है बोला गया है। और लास्ट पॉइंट ये बोला गया है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जाती है अगर हम जस्टिस को ग्लोबली देखें तो मिसयूज़ हो सकता है हमारी पावर्स का। क्योंकि भाई जो रिच कंट्रीज़ है वो पुअर कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं, ऐसे मिसयूज़ हमें देखे जा सकते हैं। ये कौन बोलता है, कॉस्मोपॉलिटियन का व्यू बोलता है।
हम अब कंक्लूजन देखते हैं। जैसे कि एक तरफ जो रोल्स थे वो क्या है, बोलते हैं कि जो अगर ग्लोबली हम जस्टिस को देखें तो वो ज़्यादा परफॉर्म या ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी अगर सभी क्या हैं अपनी लाइफ को पीसफुली और रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं। बट जो कॉस्मोपॉलिटियन थे वो बोलते हैं कि जो ग्लोबली हम जस्टिस को देखें तो इनइक्वालिटी को क्रिएट करेगी, और जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो बेनिफिट होगा, पर जो पुअर नेशंस हैं उनको बहुत सी पावर्स को और बहुत सी इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये कॉस्मोपॉलिटियन व्यू कहते हैं। ये दोनों क्या है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इसी को कंक्लूड करते हुए अब ये डिबेट कहती है जस्टिस क्या है, विद इन ए कंट्री देखा जाता है, विद इन ए कंट्री भी देखा जाता है और अक्रॉस द होल वर्ल्ड भी देखा जाता है। बट दोनों के तरीके क्या होते हैं, अलग होते हैं। रोल्स जो है फोकस करते हैं रिस्पेक्ट, नेशन के बीच में रिस्पेक्ट हो, रोल्स उसको फॉलो करते हैं। और रोल्स बोलते हैं कि ये जो ग्लोबल जस्टिस है वो कहीं कहीं पे हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको भी कम करती हैं। ये कौन है, क्रिटिक करते हुए कॉस्मोपॉलिटिशियन बोलते हैं। एक तरफ हमने ये भी देखा कि रोल्स जो है नेशंस के बीच में रिस्पेक्ट बटन, मतलब कि रिस्पेक्टफुली और पीसफुली रिलेशन बताते हैं। बट उसका क्रिटिक करते हुए दूसरी साइड हमने ये देखा कि ग्लोबल जस्टिस क्या है, हमारी इनइक्वालिटीज़ को भी बढ़ा सकती है, जैसे कॉस्मोपॉलिटिशियन बोल रहे थे। ये हमारा कंक्लूजन था। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। थैंक यू।